उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल सरकार के पास एक प्रस्ताव आया है डिटेंशन सेंटर बनाने का, उसका डेमो आया है और सरकार ने उस डेमो को गृह विभाग के पास भेज दिया है। जैसे ही उस डेमो को फाइनल किया जाएगा उसके बाद प्रदेश के सभी मंडलों पर यानी कि मंडल मुख्यालय पर डिटेंशन सेंटर बनाने का जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। सरकार के पास जो डेमो आया है यानी कि जो प्रस्ताव आया है डिटेंशन सेंटर को लेकर, उसके मुताबिक एक डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 15,000 अवैध घुसपैठियों को रखने की तैयारी है। सुरक्षा के 3 लेयर वहां पर होंगे और जो सुरक्षा की पूरी कमान होगी वो केंद्रीय सुरक्षा बल के पास होगी। एक डिटेंशन सेंटर में 50 जो सुरक्षाकर्मी होंगे यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान होंगे उनको तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया था। हालांकि इस वक्त पूरे प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की पहचान जारी है। एक अभियान चलाकर खासतौर पर जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो जो अवैध घुसपैठ है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या बन चुका है और यही वजह है कि सरकार को इतना कड़ा और बड़ा फैसला लेना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट सबरजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तमाम जनपदों में रोगैया और घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अगर आगरा जनपद की बात की जाए तो डीसीपी सैयद अली व्यास ने तमाम टीमें बनाई और उसके बाद लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए अब तक के चेकिंग अभियान की तो पिछले एक सप्ताह में अब तक 400 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। तमाम झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग चलाई जा रही है। रोगैयों को लेकर तमाम विभागों के जो संविदा बर्तार करने वाले लोग हैं उनकी भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है। कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं कोई घुसपैठिया आगरा शहर में या देहात में ना हो और यही वजह है कि लगातार पुलिस जो है जगह जगह पहुंचकर इस अभियान को अंजाम देती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। गिरटना पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर जमकर की आवार। कहा एसआईआर नहीं बल्कि उसके बहाने एनआरसी हो रही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जमकर काटे जा रहे हैं वोट। देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। कफसीरत मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि यूपी में बिल्डोजर दिला रहा है न्याय। लगातार बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कब सिर्फ वाला मामला आया है, बुलडोजर का ड्राइवर चाबी छोड़ करके लेके भाग गया है। ना ड्राइवर है ना चाबी है, वरना बताइए किससे न्याय मिलता था हमें आपको? बुलडोजर से। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग उन्हीं के साथ शामिल है उसमें और जिनसे जांच कराई जा रही है वो भी स्वजाति लोग उन्हीं के हैं। और गिरटना वेस्ट में लगने वाले जाम को लेकर भी उन्होंने कहा है अगर हमारी सरकार आएगी तो जल्द समाधान होगा। और लगातार जिले में जिस तरीके से 10 से 12 संगठन अपने मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा है जल्द ही अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों को न्याय दिया जाएगा और उनके मुताबिक उन्हें उचित मुआवजा, प्लॉट और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। यहाँ गिरटना वेस्ट बिसरख में एक टूर्नामेंट में पहुंचे जहां खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रॉफी और अलग अलग तरीके से प्राइज अलग अलग बांटते हुए नजर आए। गिरटना से तरुण बड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब अपना घर बनाने का मौका मिलने वाला है। यमुना प्राधिकरण नए साल पर रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लाने जा रहा है और उसको लेकर यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। दरअसल सेक्टर 15C और 22D के पास ये जो तमाम प्लॉट हैं ये निकाले जा रहे हैं। सेक्टर 18 में भी प्लॉट निकाले जा रहे हैं। उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 973 प्लॉट की स्कीम यमुना प्राधिकरण लेकर आ रहा है। जनवरी के आसपास इसके आवेदन
संशोधन के लिए जो फॉर्म है वो अलग अलग जगहों से आप ले सकते हैं। तो यमुना प्राधिकरण द्वारा जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, फिल्म सिटी का निर्माण लगातार किया जा रहा है, कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, तो अब रेजिडेंशियल प्लॉट की एक और स्कीम यमुना प्राधिकरण की तरफ से फिलहाल जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। जानी मानी कथावाचक निधि सारस्वत ने पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय से रचाई शादी। यह शादी गाजियाबाद स्थित नया वेदांता फार्म हाउस में संपन्न हुई, जो राजनीतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं का अनूठा मेल दर्शाती है। विवाह की रस्में 7 दिसंबर से शुरू हो गई और 8 दिसंबर को हल्दी समारोह गाजियाबाद स्थित उपाध्याय परिवार के आवास पर आयोजित किया गया। विवाह की रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। आपको बता दें, निधि सारस्वत अलीगढ़ की रहने वाली हैं, जो जानी मानी कथावाचक हैं। चिराग हाथरस के रहने वाले हैं। चिराग के पिता दिवंगत रामवीर उपाध्याय मंत्री रह चुके हैं। वहीं मां सीमा हाथरस जिले की पंचायत अध्यक्ष है। शादी समारोह में राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की। आपको बता दें, ये शादी धूमधाम से गाजियाबाद में संपन्न हुई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरवराज ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की तरफ से सीजेएम कोर्ट में कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया से कुछ वीडियो इस तरीके के हासिल हुए, उसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज बेटियों की उम्र और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर उनकी भावनाएं आहत हुई और उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मथुरा जिलाधिकारी, मथुरा एसएसपी और महिला आयोग को भी की, लेकिन उन्हें वहां से कोई न्याय नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। अब सीजेएम मथुरा कोर्ट ने परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है उसमें दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होने वाली है, उसमें मीरा राठौर अपने साक्ष्य और अपने बयान दर्ज कराएंगी। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को अपने कोर्ट में तलब भी कर सकता है। तो ये तो अब कोर्ट की प्रक्रिया पर ही डिपेंड करेगा कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो मीरा राठौर के साक्ष्यों से और उनके बयानों से संतुष्ट होते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। फिलहाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किलें अब सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज होने के बाद बढ़ती नजर आ रही हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। आज दोपहर सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, यानी बिजली की लाइनों और टावरों के लिए भूमि का मुआवजा बढ़ाकर सर्किल रेट के 200% बढ़ा दिया गया है। यानी बाजार रेट और सर्किल रेट, इसके अंतर की समीक्षा के लिए एक नई समिति का गठन किया जाएगा, वो उस पर तय करेगी। इसके अलावा जो छोटे अपराधों में लोगों को जेल भेज दिया जाता था, तो जिस तरह के प्लानिंग विभाग ने जो कानून चिन्हित किए थे, अब उनकी जगह आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा। वो कृषि में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड के उपयोग करने जैसे इस तरह के छोटे मोटे अपराध होंगे जिन पर जेल होती थी, अब उन पर जेल नहीं होगी। इसके अलावा आवास विभाग की ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है और प्लेटिनम ग्रेड को अतिरिक्त 5% FAR, गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% FAR मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत दे दी गई है। अब जो है जो रेगुलेशन है उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा इको रिजॉर्ट को बढ़ावा देने के लिए, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आप अगर एग्रीकल्चर लैंड में रिजॉर्ट बनाते हैं तो उसके लिए लैंड यूज की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड में रिजॉर्ट बना सकते हैं। तो कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में सड़क स्तर वाली पार्किंग की ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके लिए भी अलग से एक कैटेगरी
बना दी गई है। और इसी तरह से चूंकि कई जीएसटी के मामलों में भी, जीएसटी और वैट के मामलों में भी एक नियमावली में संशोधन किया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी भर्ती जो लोक सेवा आयोग से हो रही थी वो नहीं करेगा। विश्वविद्यालय को ये अधिकार दे दिया गया है कि टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी खुद ही अपनी फैकल्टी की भर्ती कर ले। तो पीडब्ल्यूडी में भी जेई के लिए जो पद थे, तो जेई का जो प्रमोशन का पद था, तो उस पर भी 5% प्रमोशन से हटाकर अब 10 साल सेवा वाले लोगों को सीधे जेई बनाने की बात कह दी गई है। वो कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया। इस तरह के 19 निर्णय आज कैबिनेट ने किए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। संसद में काफ़ी दिनों बाद, या यूं कहें कि कई सत्र बाद, दोनों ही सदनों में कामकाज शांति से होता हुआ दिखाई दिया। लोकसभा में दूसरे दिन चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा हुई, तो वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में भी दूसरे दिन वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हुई। और इन दोनों विषयों के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर राजनीतिक तीर छोड़ने और आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर चुनाव सुधारों की बात की जाए तो सत्ता पक्ष के ऊपर सीधे विपक्ष के तमाम सदन के अंदर बोलने वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि अभी भी वोट चोरी हो रहा है और जानबूझकर एसआईआर के जरिए लोगों के नामों को काटा जा रहा है ताकि सत्ता पक्ष अपनी जीत को आगे भी सुनिश्चित कर सके। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। तो वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो वंदे मातरम पर वहां भी गर्मा गर्म बहस हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से लगभग सभी वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन्ना के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही वंदे मातरम को खंडित किया गया। तो वहीं विपक्ष ने कहा कि जानबूझकर सत्ता पक्ष भ्रम फैला रहा है। जयराम रमेश ने तो कहा कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम के मुद्दे पर देश भर में बदनाम करो। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो काफ़ी दिनों बाद सदन के अंदर शांति रहा और दोनों ही सदनों में अलग अलग विषय पर चर्चा हुई, बहस हुई, जिसमें सबों ने अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अपनी बात रखी। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, विजय स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश के एनपीए को बढ़ाने वाले मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यार्पण पर पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि मेहुल चोकसी को भारत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मेहुल के वकील ने कहा था कि भारत में ना तो उसे फेयर ट्रायल मिलेगा और जेल की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए कहा कि मेहुल के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। वो हीरा व्यापारी है और 2018-19 से ही भारत से फरार है, लिहाजा उसे भारत के कानूनों के तहत ही ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मिली फटकार के बाद अब बेल्जियम से मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यार्पण के तमाम सिरे साफ हो गए हैं और जल्द ही उसके प्रत्यार्पण की संभावना भी है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर एक बार सुनवाई फिर टाल दी है। अगली सुनवाई जो है वो 11 दिसंबर को होगी। दरअसल जो राउज रेवेन्यू कोर्ट के जज हैं विशाल गोगने, उन्होंने अगली तारीख 11 दिसंबर तय कर दी है। सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे आरोपी हैं जो अब जीवित नहीं हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। उनके स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में कुछ समय लग रहा है और इसी आधार पर अगली सुनवाई जो है अब 11 दिसंबर को की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते एक ओपीडी शुरू की गई है आरएमएल अस्पताल में। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस ओपीडी में
केवल आप जो है वो पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस के साथ आ सकते हैं, यानी कि अगर आपको प्रदूषण से किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आप सीधे इस ओपीडी में आ सकते हैं। ये पूरा ओपीडी जो है वो तैयार किया गया है पॉल्यूशन को लेकर। और साथ में अगर हम बात करें तो केवल फिलहाल जो है सोमवार को शुरू किया गया है, 2 बजे के बाद आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर ही आपकी पूरी पर्ची बनेगी और पॉल्यूशन से जो भी आपको समस्या हो रही है वो आप यहाँ पर अपना कारण बता सकते हैं और आपको वहाँ पर मदद दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अगर आपको आंखों में परेशानी हो रही है, पानी आ रहा है उसमें, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, शरीर में जलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आपको अगर गलती से जुकाम है, खांसी है, तो इन तमाम सिम्टम्स के साथ यानी कि इन लक्षणों के साथ आप आ सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपकी मदद की जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से जिस तरीके की समस्या जो है लोगों को देखने को मिल रही है, उनको भी उस आसानी होगी कि उनको अलग किसी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। आप सीधे यहाँ पर आएंगे और आपको तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और अगर आपके लक्षण जो हैं वो खराब दिखते हैं, यानी कि और खासकर अगर आपको मॉर्बिड है, यानी कि किसी भी तरीके से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्लड प्रेशर की परेशानी, डायबिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रदूषण आपकी बॉडी में एंटर करता है तो कई लक्षण जो हैं वो खराब हो सकते हैं, सीवियर कंडीशन हो सकते हैं। तो ऐसे में वो आपको इमरजेंसी विभाग में जो है वो सीवियर पेशेंट्स को भेजा जाता है। तो इस तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं कि हर सोमवार दोपहर 2 बजे के बाद जो है यहाँ पर एक ओपीडी लगाई जाती है जो कि केवल पॉल्यूशन से होने वाले लक्षणों के इलाज के लिए होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, दिल्ली। ट्रेडिंग में जल्द ही मोटा मुनाफा कमाने का लालच नोएडा के लोगों को लगातार ठगी का शिकार बना रहा है। हर रोज़ करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आते हैं। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर साइबर जालसाज हर रोज़ किसी न किसी व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक इंजीनियर को साइबर जालसाजों ने 50 लाख रुपए की चपत लगा दी। शुरुआती तौर पर 50,000 रुपये निवेश कराए थे और उसके बदले में 3 दिन के अंदर 90,000 रुपये वापस दे दिए। भरोसा जीतने के बाद 20 दिन के अंदर 50 लाख रुपए निवेश कराए और जब उस पैसे को निकालने की कोशिश की गई तो साइबर जालसाजों ने टैक्स के नाम पर और पैसा जमा करने की मांग की। इसी बीच पीड़ित समझ गया कि उसके ठगी का शिकार हुआ है तो उसके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अब FIR दर्ज कराई गई है। गुजरात निवासी इंजीनियर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता है। यहीं पर रहने के दौरान उसके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की विवेचना कर रही है। इससे पहले भी 12 करोड़ रुपए की एक ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था और लगातार लाखों करोड़ों रुपए की ठगी ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठग अंजाम दे रहे हैं। नोएडा पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया गया, कई सेमिनार भी किए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन लालच के चलते लगातार लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर की रहने वाली मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी की है। आयशा नाम की लड़की ने राहुल से शादी की और शादी करने के बाद मंदिर में फेरे लिए। जिस तरीके से फेरे लेने के बाद लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल में हिंदू लड़का है राहुल के साथ और आयशा मुस्लिम लड़की ने साथ बैठकर वीडियो बनाया है और वीडियो में अपने इच्छा से लड़की पूरी बात को कह रही है और बता रही है कि मैंने हिंदू रीति रिवाज से राहुल शादी की है और हमें कोई परेशान ना करे। अब लगातार पुलिस से लगातार वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और शादी की बात होने के बाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करी है, इसमें इनके घर वालों का या किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करी है और मुझे मेरे पापा से, चाचाओं से, सलीम चाचा और आज़ाद, इनसे मुझे ख़तरा है। अगर हम दोनों को कुछ होता है तो इसमें जिम्मेदार मेरे पापा और चाचा होंगे। लगातार पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों परिवारों से दनकौर पुलिस वार्ता कर रही है और बात करने के बाद, तथ्यों तक जाने के बाद पूरे मामले पर पुलिस कहीं ना कहीं आगे की जो पहलू है, जो बात है, उसको आगे कहीं ना कहीं परिवार से करती नजर आएगी। हालांकि हिंदू रीति रिवाज शादी होने के बाद पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी का और वीडियो से जो आयशा है बात करती हुई वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोनों ही दनकौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रेटर से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग बनकर तैयार हो चुका है।
75% इसका काम पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये स्टेडियम अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एक तो ये बीसीसीआई का पहला स्टेडियम है, इसके साथ ही 451 करोड़ की लागत से ये पूरा स्टेडियम तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया था और अब लगभग इसका काम आखिरी दौर में चल रहा है। खास बात तो ये पूरा स्टेडियम जो है भगवान शिव को समर्पित है। खास बात तो ये सबसे बड़े शुरुआती द्वार जो है उसका बेलपत्र की तरह होगा। इसके अलावा जो दर्शक दीर्घा की बैठने की जगह है वो गंगा घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया गया है और स्टेडियम में जो बैठने की जगह है आप देखेंगे ध्यान से तो अर्धचंद्राकार रूप जैसे गंगा घाट का रूप है उस तरीके से दर्शाया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी लॉन्ज है उसे डमरू के शेप में बनाया जा रहा है, यानी कि भगवान शिव का जो वाद्य है डमरू उसके शेप में बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे खास जो फ्लड लाइट है वो पूरी दुनिया में इस तरह की फ्लड लाइट कहीं नहीं है। त्रिशूल के शेप में फ्लड लाइट को दर्शाया गया है, यानी कि रात में जब दूधिया रोशनी से स्टेडियम जगमगा उठेगा तो भगवान शिव के त्रिशूल के शेप में फ्लड लाइट से जो है रोशनी है वो स्टेडियम पर उतरेगी। तो इस तरीके से बेहद खास ये स्टेडियम है। लगभग 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता यहाँ पर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।